हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। माई सेल्फ प्रवीण। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी का जो फिफ्थ चैप्टर है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसका सेकंड पार्ट। आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे इस लेसन का। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत होती है। जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स देखा था, इकोनॉमिक फैक्टर्स देखा था, और बाकी के जो बचे कुचे फैक्टर्स है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और बाकी के कुछ नए नए कंसेप्ट है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जैसे फूट लूज इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है वगैरह वगैरह, स्प्लिट लोकेशन क्या होता है, अग्लोमेरेशन क्या होता है, इन सब के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपना जो फिफ्थ लेसन है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, तीन तरह की एक्टिविटीज देखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है नेचर पे। सेकेंडरी एक्टिविटीज इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह। और टर्शरी जो एक्टिविटीज़ होती है वो सर्विस से रिलेटेड होती है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर बनाई जाए, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसको मार्केट तक ले जाया जाएगा, वो टर्शरी में आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स बाकी थे अपने। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करता है और इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, वो कौन कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स है। तो सबसे पहला गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी इट में बूस्ट इंडस्ट्रीज बाय इंसेंटिव्स। ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंट्री का जो इंडस्ट्रीज है वो बढ़ सकते हैं, उसको बूस्ट मिल सकता है। कैसे? इंसेंटिव्स देख के, मतलब एक पॉजिटिव सपोर्ट देख के, जैसे कि फाइनेंस दे सकते हैं, लो रेट पे, लो इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। अगर बिजनेस वालों को, बिजनेस करने वालों को या फिर इंडस्ट्री सेटअप करने वालों को अगर लो इंटरेस्ट पे ये मिल जाए, लोन वगैरह मिल जाए, फाइनेंस मिल जाए, तो आराम से वो अपना पेट पाल सकते हैं, इंडस्ट्री चला सकते हैं। नेक्स्ट, लैंड। लैंड भी अगर बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, गवर्नमेंट लैंड कब्जा कर देती है या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो लैंड होता है, तो वो लैंड कुछ परसेंटेज में अगर इंडस्ट्री बनाने वाले को मिल जाए, ठीक है, एट अ कंसेशनल रेट, या फिर मिल जाए किसी तरह से लैंड मिल जाए, तो फिर वो अच्छे से वो इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर सकता है। कोई स्पेशल लैंड मिल सकता है, जैसे आगे हम लोग देखने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। वाटर, वाटर की फैसिलिटी, टीएनसी फैसिलिटी, मतलब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी। अभी सिंपल सी बात है, किसी भी एरिया में जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होने के लिए ट्रांसपोर्ट का होना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो रॉ मटेरियल का सप्लाई हो सके उस इंडस्ट्री तक, और इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो मार्केट तक जाने के लिए रोड्स चाहिए, रेलवेज चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी उस एरिया में अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी सब्सिडाइज्ड रेट में अगर मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर वो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकता है, प्रोमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, इन बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। जैसे सपोज करो कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो महाराष्ट्र में जो विदर्भ का रीजन है, नागपुर वाला जो साइड है, वहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो ऐसे एरियाज में जो कि बैकवर्ड एरियाज है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है पैसे के मामले में, उस एरियाज में इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, इंसेंटिव्स वगैरह देके, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डी एंड बियॉन्ड कैटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्रीज। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, क्योंकि हमको महाराष्ट्र बोर्ड का ये ज्योग्राफी का बुक जो है वो पढ़ना है, तो महाराष्ट्र का ज़्यादा रेफरेंस दिया जाएगा। सो नॉर्मली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई है इंडस्ट्रीज की। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ठीक है, ए बी सी जो कैटेगरी है वो अच्छी कैटेगरीज होती है, अच्छी इंडस्ट्रीज होती है, मतलब अच्छे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छी खासी है। उसके बाद डी एंड बियॉन्ड, डी के बाद जो भी आएगा, डी, ई, एफ, जी वगैरह, ये सारी जो कैटेगरीज है, ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट उनको सपोर्ट दे सकता है, उस एरिया के लोगों को, ताकि वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज बन सके। ओके, आई होप इतना क्लियर है आपको फर्स्ट पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री में कुछ एरियाज, जोग्राफिकल एरियाज को पकड़ा जाता है, वहां पे लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा एरिया सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए रहेगा, रिजर्व रहेगा, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें स्पेशली इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज बनाना, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद जो भी
ट्रेडिंग वगैरह होगा वो सब, ठीक है, वहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है। सो इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो दिस जोन इज क्रिएटेड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। आज के लेक्चर की स्पेशलिटी ये भी है कि हर पॉइंट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, ठीक है, डायग्रामेटिक नोट्स बना के दिए आपको, ताकि आराम से आप डायरेक्टली आपको अच्छे से लर्न हो सके जो भी पॉइंट है। ओके, सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बनाया जाता है। स्पेशली एक पूरा का पूरा जोन होता है, उसमें सिर्फ इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ पूरा का पूरा जो जोन रहेगा वो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए ही रहेगा। वो तीन मेथड से कर सकते हैं। एक तो पब्लिक मेथड, मतलब पब्लिक सेक्टर का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जैसे कि गवर्नमेंट। सेकंड, ओके, सो जो सेकंड है वो प्राइवेट, मतलब जो प्राइवेट लोग हैं, जैसे कि अंबानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, मतलब अदर देन द गवर्नमेंट जो भी लोग रहेंगे वो सारे लोग क्या करेंगे कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना इन्वॉल्वमेंट दर्शा सकते हैं। और थर्ड जो मेथड होता है वो पीपीपी। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा, और प्राइवेट मतलब टोटल कंट्रोल प्राइवेट का रहेगा, और पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों का, पब्लिक प्लस प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट लोग, वो दोनों मिलके अगर जोन बनाते हैं तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। एग्जांपल ऐसे जोन्स बहुत सारे अपने इंडिया में, ठीक है। तो एक जोन का एग्जांपल दिया है, जैसे कि सेप्स करके एक जोन है जो सांता क्रूज के बाजू में है, ठीक है। सांता क्रूज अपने मुंबई में, उसके बाजू में एक छोटा सा जोन है जहाँ पे इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। ऐसा कुछ एरिया सुंदर सा दिखता है, ठीक है, इससे भी खूबसूरत दिखता है। सो वो इंडस्ट्री से भरा हुआ एरिया है, वहाँ पे पोर्ट की फैसिलिटीज है, मतलब वहाँ पे शिप्स लोड अनलोड होती है और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वहाँ से। ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। गवर्नमेंट ये भी कर सकता है। अभी जितना ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, और जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ज़्यादा कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये दो ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स है जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अदर फैक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहला जो उसमें से फर्स्ट फैक्टर है दैट इज स्प्लिट लोकेशन। स्प्लिट लोकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जो होता है, सपोज एक इंडस्ट्री है, मोबाइल का इंडस्ट्री, ठीक है, तो उस एक इंडस्ट्री का फैक्ट्री एक जगह पे नहीं होगा। उस सपोज एक प्रोडक्ट है आईफोन, अगर आईफोन बनाना है तो आईफोन की कंपनी वाला क्या करेगा, ऐसा करते भी थे, अभी भी करते हैं, तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो अलग अलग कंट्री में बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे बेस्ट बना जाता है। जैसे सपोज आईफोन का चिप चाइना में बनता है, ठीक है, उसके बाद आईफोन के जो पार्ट बाकी के छोटे मोटे जो पार्ट्स रहेंगे वो दूसरी कंट्री में बनते हैं, ताइवान में वगैरह वगैरह। ऐसा सपोज जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक प्रोडक्ट रहेगा, उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज में या फिर अलग अलग लोकेशंस पे बनाए जाएंगे, उनको एक जगह पे असेंबल किया जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। उसको बोलते हैं स्प्लिट लोकेशन। लोकेशन को स्प्लिट कर देने का या फिर अलग अलग जगहों पे बिखेरने का एक तरीके से, ठीक है। ताकि उसका फायदा क्या होता है अलग अलग लोकेशन पे करने का, ताकि उस एरिया में एक तो चीप लेबर मिलता हो, चीप लेबर फोर्स, चीप मतलब बहुत ही सस्ते में वर्कर्स मिलते होंगे, या फिर वहाँ पे वो रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में मिलता होगा, इसलिए वहाँ पे बनाया जाता है फाइनली। और वहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी होती होगी, इसलिए अलग अलग लोकेशन पे बनाया जाता है। सो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आर डिसेंट्रलाइज, मतलब एक होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो एक जगह पे अगर लाए जा रहे हैं, एक सेंटर पे लाए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। उसका ऑपोजिट क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। सपोज ये मेन फैक्ट्री है या फिर हेडक्वार्टर है, यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, सपोज यहाँ पे एक फैक्ट्री, यहाँ पे एक फैक्ट्री, यहाँ पे एक फैक्ट्री, यहाँ पे, तो अगर वो दूसरी जगह से सेंटर पे आ रहा है तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, और सेंटर से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइज किया जाता है प्रोडक्शन के स्टेजेस को। डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एट डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग पार्ट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है। फाइनली उसको एक जगह पे असेंबल किया जाता है और उसके ऊपर उसको फाइनल टच देके डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोकेशंस पे क्रिएट किए जा सकते हैं। सेकंड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब इसमें गाड़ियाँ आ जाएगी, सारी व्हीकल्स आ जाएंगे, जैसे कि कार हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जो भी हो गए, कार्स वगैरह, बाइक्स वगैरह। बाइक्स के या फिर कार्स के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पे बनाए जाएंगे, एक जगह पे असेंबल किए जाएंगे और फिर उसको फाइनल टच दिया जाएगा। सो इस तरह के फैक्टर को स्प्लिट लोकेशन ऐसा बोला जाता है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। देन नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एग्लोमेरेशन। इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि बेसिक उसका मतलब यहाँ पे दिया एग्लोमेरेशन। एग्लोमेरेशन ऑफ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिंपल। उसके बाद जो बताया है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जो भी डिटेल में बताया मैंने। सबसे पहले अगर किसी एरिया में फैसिलिटीज़ का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होना जायज़ है, ठीक है, नॉर्मली इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो वो बाकी के इंडस्ट्रीज को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद क्या होगा, भी सिंपल सी बात है, सपोज करो एक आधा एरिया है, सपोज करो मुंबई है, ठीक है, मुंबई का एग्जांपल लेते हैं। मुंबई में अगर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, लैंड है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारी फैसिलिटीज अगर किसी जगह पे रहेगी तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, सिंपल। तो एक इंडस्ट्री डेवलप होगी तो बाकी के जो भी इंडस्ट्रीज है, बाकी के भी इंडस्ट्रीज आएंगे, जैसे कि भंडारा है वैसे आएंगे और बसने लगेंगे, ठीक है, बढ़ने लगेगा इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज का एग्लोमेरेशन होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कैसी इंडस्ट्रीज? कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि सपोज करो एक एग्जाम्पल दिया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर रहेगा कहीं पे, ठीक है, मुंबई में सपोज फर्स्ट इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बना, तो उससे रिलेटेड ही दूसरी इंडस्ट्री आएगी, जैसे कि यूटेंसिल इंडस्ट्री। यूटेंसिल मतलब भांडी कुंडी जो भी रहेगा, ठीक है, भांडी बनाने का। तो स्टील इंडस्ट्री की वजह से यूटेंसिल इंडस्ट्री बनेगा, और स्टील इंडस्ट्री की वजह से कार इंडस्ट्री भी बनेगा, आयरन इंडस्ट्री की वजह से कार इंडस्ट्री बनेगा। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, सिंपल। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। देन नेक्स्ट, फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज इंडस्ट्रीज मतलब इसका फुट के साथ या फिर चप्पल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले तो फुटलूज इंडस्ट्रीज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि देर इज नो लोकेशनल प्रेफरेंस, मतलब एक सेट लोकेशन पे ये नहीं रहता, कहीं पे भी कभी भी सेट हो सकता है ये अपना इंडस्ट्री, ठीक है। सो इट कैन रीलोकेट एट एनी वेयर एनी टाइम, ठीक है, कहीं भी कभी भी रीलोकेट कर सकता है। एग्जाम्पल, वॉच मेकिंग। वॉच मेकिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक सेट लैंड हो, इतना बड़ा फैक्ट्री हो वगैरह, कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक है। आज मुंबई में बना रहे, कल आगरा में बना सकते हैं, परसों चेन्नई में बना सकते हैं, कहीं पे भी माउंटेन पे बना सकते हैं, प्लेन में बना सकते हैं, खाई में बना सकते हैं, कहीं पे बना सकते हैं। सो बनाना कहीं पे बना सकते हैं, लेकिन बेचने के लिए एक मार्केट की जरूरत होती है, सिंपल। डायमंड कटिंग, ये भी कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फुट लूज इंडस्ट्री के। ओके, तो फुट लूज इंडस्ट्री में इनपुट्स और आउटपुट्स ये लाइट वेट होते हैं, ठीक है। सो इनपुट मतलब जो भी सपोज करो कि ये भी डायमंड रहेगा या फिर वॉच के छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, वो बहुत ही लाइट वेट रहते हैं, आराम से कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए कहीं पे भी ये इंडस्ट्री लोकेट हो सकती है, ठीक है, ऐसा। ओके, जैसे कि सपोज करो एक चंदू चाचा है, अगर वो उनका वॉच बनाने का एक छोटा सा दुकान है, तो वो क्या कर सकते हैं, वॉच वॉच इसके जो भी पार्ट्स रहेंगे उन सबको उठा के झोला समेट के डायरेक्टली मुंबई से कलकत्ता जा सकते हैं, अगर उनको शिफ्ट होना है तो वहाँ पे नई दुकान डाल सकते हैं, सिंपल। ओके, ऐसा हो सकता है। सो दिस इंडस्ट्रीज कैन बी रीलोकेटेड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फुट लूज इंडस्ट्रीज। ओके, देन जो ये डबड़ा दिया है छोटा सा, इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी और हेयर पिंस इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्रीज का आपको नेम लिखना है यहाँ पे, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल लगेगा वो लिखना है, उसके बाद उसका क्या फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो लिखना है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन, मतलब उसका लोकेशन किस फैक्टर्स पे डिपेंड होगा वो सब लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। सो नेम ऑफ द इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, कॉटन, ठीक है, कॉटन। उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ कॉटन, सिंपल। कॉटन इंडस्ट्री मतलब बेसिकली टेक्सटाइल बनाने का या फिर कपड़े बनाने का इंडस्ट्री, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा, रॉ कॉटन, जो खेत से उगता है वो कॉटन चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट क्या बनेगा, टेक्सटाइल या फिर क्लोथ्स, क्लोथ्स बनेंगे, ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट क्लोथ्स बनेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन, सबसे पहले तो उसके लिए लैंड चाहिए कॉटन को उगाने के लिए, सो ठीक है, मतलब कॉटन वाला या फिर एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए आजू बाजू में, वहीं पे वो इंडस्ट्री लोकेट कर सकते हैं। सपोज करो कि सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर दिल्ली में, ठीक है, सपोज दिल्ली में खेती होता है कॉटन का, और उसके जस्ट बाजू में आगरा है, दिल्ली आगरा नज़दीक नज़दीक है, तो आगरा में उसका मार्केट हो सकता है, ठीक है। तो दिल्ली और आगरा के बीच में आजू बाजू में कहीं पे इंडस्ट्री लोकेट हो सकती है। उसके बाद एक तो लैंड हो गया, सेकंड मार्केट भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद
उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लेबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट करेगी, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, ठीक है। जैसे डायमंड कटिंग इंडस्ट्री, डायमंड कटिंग के लिए सबसे पहले ये नाम लिखेंगे डायमंड, डायमंड इंडस्ट्री। उसके बाद उसका रॉ मटेरियल क्या लगेगा, ओके, डायमंड ही लगेगा। डायमंड को कट करने के लिए रॉ मटेरियल डायमंड ही लगेगा। फिनिश प्रोडक्ट भी डायमंड के, फिनिश प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, डायमंड के ज्वेलरी हो सकते हैं, ठीक है, डायमंड के ग्लासेस हो सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम फैक्टर्स लगेंगे, लैंड, मार्केट, लेबर। उसके बाद कैपिटल भी लगेगा यहाँ पे, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल मतलब पैसा भी लगेगा, ये एक फैक्टर है। ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है, ठीक है। आराम से वही डायलॉग मेरा, चाय पीते पीते सॉल्व करना, सिंपल है, ठीक है, हो जाएगा। कुछ डाउट रहे तो कमेंट्स में पूछना, ओके। तो नेक्स्ट, ये छोटा सा मैप दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड के अलग अलग इंडस्ट्रियल रीजन्स है, ठीक है। सबसे पहले इनको समझने से पहले इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब क्या होता है, पॉकेट्स या फिर एरियाज, एरियाज वेयर देर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब दुनिया में ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड होती है। एक ही जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज रहेंगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इंडस्ट्रीज का, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उस एरिया को इंडस्ट्रियल रीजन या फिर इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ जियो इकोनॉमिक कंडीशंस। जियो इकोनॉमिक मतलब जोग्राफिकल कंडीशंस, जियो मतलब जोग्राफिकल, एंड इकोनॉमिक मतलब वही इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे कि लैंड होना चाहिए, उसके बाद लेबर होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये इकोनॉमिक में 4 फैक्टर्स आते हैं मेनली। आपने, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, या फिर 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के 2-3 चैप्टर्स वगैरह, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहला, कहीं पे अगर इंडस्ट्री सेटअप करना हो तो लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ठीक है। लैंड होनी चाहिए जहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप करना है। सेकंड, लेबर होना चाहिए उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मतलब वर्कर्स होने चाहिए। कैपिटल मतलब पैसा होना चाहिए इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, फिर बढ़ाने के लिए। मार्केट होना चाहिए इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बेचने के लिए, सिंपल सी बात, ठीक है। सो जोग्राफिकल भी फैक्टर्स होने चाहिए, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर्स हम लोगों ने देखा था, उसमें लैंड भी आएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद वाटर आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा। हम लोगों ने अलग अलग फैक्टर्स देखे थे, जोग्राफिकल फैक्टर्स। मतलब वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर एक्सट्रीम क्लाइमेट वगैरह नहीं होना चाहिए, सारी जोग्राफिकल कंडीशन सही होनी चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन सही होनी चाहिए। तो फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की भरमार होगी, भरे पड़ेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन को, उसको, उस एरिया को इंडस्ट्रियल रीजन करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज एक ही जगह पे लोकेटेड है। सो अभी ये मैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिखाए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इतना वाला जो है ये एशिया का है, ये यूरोप का है, ये अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे तो अंटार्कटिका है, लेकिन इधर इंडस्ट्री रहेगा ही नहीं, आपको पता ही है, पहले भी हम लोगों ने लेक्चर्स में देखा है कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे नॉर्मली ह्यूमन हैबिटेशन या फिर लोग नहीं रहते, सिंपल, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो एक एक करके देखते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच हेमिस्फेयर डू यू फाइंड मोर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऐसे कौन सा हेमिस्फेयर है जहाँ पे इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। हेमिस्फेयर मतलब क्या होता है, सबसे पहले पहले भी मैंने आपको बताया है। सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक अगर लाइन जाता है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेटर जो अर्थ के बीचों बीच जाता है, सो इस इक्वेटर की वजह से क्या होता है, पूरा अर्थ, अर्थ एक स्फेयर जैसा है, तो स्फेयर का हाफ पार्ट उसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये इक्वेटर बीचों बीच से गुजर रहा है, तो उसके ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। तो देखते हैं कौन से हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, आप देख के बता सकते हो। नॉर्दर्न इंडस्ट्रीज में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। ये डार्क जो शेड है, ठीक है, ये वाले जो शेड है वो इंडस्ट्रीज को दर्शाते हैं, ठीक है। और साउथ में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा इंडस्ट्रीज है,
ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज इंडस्ट्रियल रीजन बीन मेनली डेवलप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके कौन से डायरेक्शन में या फिर कौन से पार्ट में इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है तो ज़्यादातर यहाँ पे है, मतलब अमेरिका के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ यूरोप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मेनली फाउंड। ये यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, तो मेनली सेंट्रल और नॉर्दर्न यूरोप, सेंट्रल और नॉर्दर्न यूरोप यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। ठीक है, सो इसे बाकी क्वेश्चन आप आराम से चाय पीते पीते कॉफी पीते पीते कर सकते हो, आराम से, सिंपल है। मैप देखने का, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व करने का। ठीक है, मैप में ही सारे आंसर्स है। और आगे हम लोग आगे के लेक्चर में ये भी देखने वाले हैं कि हर इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में डिटेल में देखने वाले, एक बड़ा सा डबड़ा रहेगा आपके चैप्टर में है, तो उसको हर एक इंडस्ट्रियल लोकेशन को या फिर इंडस्ट्रियल रीजन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल रीजन के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेशलिटी होती है, तो वो क्या क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर उसको इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। तो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल रीजन है, दैट इज जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है उसके जो फीचर है, सबसे पहला जो फीचर है वो हम लोग देखते हैं एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब किसी भी एरिया को तभी इंडस्ट्रियल रीजन बोला जाएगा जब वहाँ पे एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, सेकंड, डेंस पॉपुलेशन ग्रोथ होना चाहिए वहाँ पे, डेंस पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब उसके आजू बाजू में उस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए जिससे कि लार्जर लेबर फोर्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा वर्कर्स मिल सकते हैं। अभी डायरेक्टली सुनसान आइलैंड पे अगर आप इंडस्ट्री बनाओगे तो काम करने के लिए आएगा कौन। ठीक है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए उस एरिया में जिससे कि लेबर फोर्स अच्छे से मिल सके, और उस वर्किंग फोर्स या फिर लेबर फोर्स को अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है तो फिर आराम से काम मिल जाएगा कोई ना कोई इंडस्ट्री में किसी ना किसी को। ठीक है, सबको जो भी काम करना चाहता है उस एरिया में नॉर्मली लार्ज बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। बैंकिंग फैसिलिटीज़ मतलब क्या होता है कि लोन्स वगैरह मिलने चाहिए इस ईजिली या फिर आसानी से। क्रेडिट फैसिलिटीज़ मतलब लोन्स होता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ मतलब बैंक्स वगैरह होने चाहिए अच्छे से ट्रांजैक्शंस वगैरह करने के लिए। तो बैंकिंग फैसिलिटी और क्रेडिट फैसिलिटी दैट इज लोन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े लोग आसानी से ट्रांजैक्शन भी कर सके, और सेकंड चीज़ लोन्स भी ले सके ताकि उनके इंडस्ट्री में वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद लार्ज नेटवर्क्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, किसी भी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, रॉ मटेरियल को लाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, फ़ोन की फैसिलिटीज़, टेलीफोन की फैसिलिटीज़, मतलब जो भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ रहेंगी वो भी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। डायरेक्टली किसी माउंट एवरेस्ट पे, डायरेक्टली हम लोग माउंट एवरेस्ट के आजू बाजू में अगर इंडस्ट्री बना देंगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह, नेटवर्क वगैरह रहेगा नहीं, तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वर्किंग फोर्स होना चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि वर्किंग फोर्स मिले, और फाइनली उसमें एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग बोलेंगे, उस एरिया को क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल रीजन। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बचा कुचा पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर देंगे, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।